गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रीवियस क्लास में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ डेफिनेशंस और आज हम लोग उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पब्लिक सर्वेंट तक। पब्लिक सर्वेंट क्या है? सो the words public servant denote a person falling under any of the description hereinafter following namely। तो ये सारे नेमली मीन्स उसके बाद ये सारे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, सिक्सथली, ये सारे। तो एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस, तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है ये। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। तो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जज है, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, यानी या तो हिमसेल्फ या किसी भी तरह से अगर किसी जो बॉडी ऑफ पर्सन है जिसके पास एडजुडिकेटरी फंक्शन जो नॉर्मली डिस्चार्ज करता है, उस बॉडी का अगर वो मेंबर है तो वो जज माना जाएगा एज अ मेंबर ऑफ। अगर उस बॉडी के मेंबर के रूप में अगर वो डिस्चार्ज करता है एडजुडिकेटरी फंक्शन तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा, यानी जज है तो पब्लिक सर्वेंट होगा। फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। अब आप जानते हैं कि कोर्ट में आप सीपीसी पढ़ेंगे, वहां भी आप देखते हैं कि लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर ये टर्म्स बहुत ज्यादा वहां पर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्पस के लिए कोर्ट जो जज है वो खुद से तो नहीं जाएगा, तो बहुत सारे कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, रिसीवर्स, लिक्विडेटर्स अपॉइंट होते हैं। जैसे कहीं भी लिक्विडेट करना है किसी कंपनी को या कोई भी ऐसा मसला है, तो वहां पर वो सारे जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो भी अपॉइंट किया जाता है, whose duty is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties। तो ड्यूटीज बहुत वैरिंग ड्यूटीज हैं, बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत इंक्लूसिव टर्म है, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी करेगा यानी फॉर फर्दरेंस ऑफ जस्टिस जो भी काम है उसमें प्रोसीजरल काम हो सकते हैं, बहुत सारी इंसिडेंटल चीजें हो सकती हैं। तो वो जितने भी इंसिडेंटल चीजें हैं, अब देख सकते हैं छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एक्सिक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, जैसे आप कह सकते हैं समन, उसको प्रोसेस करना वो भी एक प्रोसेस है, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू preserve order in the court and every person specially authorized by court of justice to perform any of such duties। ये सारे लोग जो हैं इस तरह के लोग, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि एक्सप्रेसली बहुत यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये सारी ड्यूटीज लाइक ड्यूटीज वाले लोग भी जो होंगे, अगर उसको कोर्ट कहती है कि जो ऑफिसर है हमने इसको अपॉइंट किया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो ये एक इंक्लूसिव सा डेफिनेशन है, जैसे इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पर पैरेंथेसिस में देख रहे हैं कि इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, ये अपने आप में ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये बहुत ही इंक्लूसिव सा डेफिनेशन है। इसमें इस तरह के जो भी लोग जो इस तरह के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्या कहते हैं कि एवरी ज्यूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। अब बाकी सारे जो पब्लिक सर्वेंट के जो सब्जुगेट काम करते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी फंक्शन है पब्लिक सर्वेंट का उसको फर्दर करने के लिए
जो भी लोग वहां पर एज एन असिस्टेंट, एज एमेनवेंसिस, इस तरह से जिसको भी यूज किया जाएगा, जो भी लोग वहां पर एम्प्लॉय किए जाएंगे, जिनकी भी जरूरत है, क्योंकि फर्दरेंस क्या है, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्वेंट इज टू गिव डिस्चार्ज पब्लिक सर्विस, एंड फॉर दैट पर्पस इफ एनीबडी, कोई भी इंसान अगर वहां पर, कोई भी ऑफिस होल्डर, अगर ऑफिस क्रिएट की जाती है, वहां पर किसी भी ह्यूमन बीइंग को वहां पर एम्प्लॉय किया जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारे लोग यहाँ पर उसमें इंक्लूड होंगे। तो एवरी ज्यूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी लोग हैं, जो भी, बेसिकली बात क्या है यहाँ पर कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की यहाँ स्पेशली बात है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, और साथ में जो जो बड़ा टर्म है वो क्या है, जो कह सकते हैं जो जनरल टर्म यहाँ पर यूज किया गया है वो है पब्लिक सर्वेंट। तो सर्विस, इवन जस्टिस भी एक तरह की सर्विस है, क्योंकि जो जस्टिस प्रोवाइड की जाती है वो थ्रू सर्विस, स्टेट एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मली, खासकर स्पेशली सीपीसी के टर्म में तो वो सर्विस ही है, जहां पर उसके लिए चार्ज भी किया जाता है। एक मोटे तौर पर एक सर्विस ही है, क्योंकि पब्लिक की सर्विस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जस्टिस। जब तक जस्टिस नहीं दिया जाएगा तो किसी तरह से जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक में, जो किसी भी बात को, जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक में रिगार्डिंग एनी जेस्चर, किसी भी बिहेवियर को लेकर के, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी तरह का बिहेवियर है, अगर वहां जस्टिस की गारंटी नहीं होगी तो एवरीबॉडी विल ऑलवेज बी एप्रीहेंसिव, एवरीबॉडी विल बी इन डिलेमा व्हाट टू डू, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, किसी भी तरह की कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं हो पाएगी सोसाइटी में। तो इसलिए जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जस्टिस ओरिएंटेड जो डेफिनेशन का ओरिएंटेशन है वो जस्टिस के रिगार्डिंग ज्यादा आप देखते हैं, जज, देन अगेन कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सर्वेंट जो है वो ज्यादा आप देख रहे हैं कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या जस्टिस डिलीवरी को लेकर के जो उसकी ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। सिक्स्थ में भी सिमिलरली उसी तरह की थोड़ी बात है, उसी का एक्सटेंशन है कि एवरी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। अब देखिए जस्टिस नॉर्मली कोर्ट ऑफ जस्टिस की ही चीज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन सीपीसी में आप देखते हैं, चाहे वो सेक्शन 89 हो, स्पेशली कहा जाता है कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इसको कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के जमाने में, क्योंकि कोर्ट बहुत ही डायलेटरी चीज है। आप तो कोर्ट में जो प्रोसेस है, एविडेंस लॉ, सीपीसी, बहुत सारी चीज, वैसे बहुत डायलेटरी सिस्टम हो गया है, बहुत डिले होते हैं वहां पर। आप जानते हैं बहुत अच्छा मैक्सिम है, बहुत पॉपुलर मैक्सिम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इवन ये भी कहा जाता है कि जस्टिस, एक दूसरा मैक्सिम भी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, बट स्टिल डिले तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत जल्दबाजी में इनजस्टिस हो जाए, लेकिन डिले तो अगर हो रहा है तो पता चला है कि जिस इंसान को जस्टिस चाहिए व्हेन ही इज नो मोर देयर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के, एक रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। तो इसलिए जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक रिजॉर्ट है हमारे लिए, जस्टिस डिलीवरी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी थोड़ा प्रॉम्प्ट करने के लिए, और एक तरह से उसकी रीच बढ़ाने के लिए लोगों तक, और जल्दी से जल्दी अगर जस्टिस हो तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स जितने रिजॉल्व हो जाएं, पीस उतना ही पॉसिबल होता है किसी भी सिस्टम में। तो इसलिए जो आर्बिट्रेशन जैसी चीज है, एवरी आर्बिट्रेटर, अब आर्बिट्रेटर आपको पता है कि आर्बिट्रेटर हमेशा कोर्ट अपॉइंट नहीं करता, लोग खुद भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो कैपेसिटी है वो एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक ऑथोरिटी। कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी अगर आर्बिट्रेटर या अदर पर्सन को कोई कॉज मैटर अगर रेफर कर रहा है डिसीजन के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा, क्योंकि फाइनली जो सर्विस है जस्टिस की थ्रू हिम, एंड दैट इज मैंडेटेड बाय लॉ। यानी कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी उसको कब ऐसा ऑथराइज कर सकती है, जब ऐसा लॉ मैंडेट करेगा तभी, या लॉ में इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन है कि वो पब्लिक ऑथोरिटी एक्सरसाइज कर सकती है,
तो इसलिए वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है। सेवेंथ, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। और जस्टिस से जुड़ा हुआ जाता है, इंसिडेंटल टू जस्टिस ऑफ कन्फाइनमेंट की बात है यहाँ पर कि हु विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कि अगर कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है जिस ऑफिस की वजह से वो किसी भी पर्सन को कन्फाइन कर सकता है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉर्मली कन्फाइनमेंट की बात होती है तो जेल या प्रिजन्स की बात होती है, लेकिन अदरवाइज भी अगर वो ऑथराइज्ड है फॉर द टाइम बिंग कन्फाइन करने के लिए, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, डिटेन कर सकता है उसको फॉर द टाइम बिंग किसी और पर्पज से, जहां हो सकता है उसको सेंटेंस ना मिला हो, वो कन्विक्टेड नहीं है वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको कन्फाइन किया जा रहा है, बट स्टिल इस ऑथोरिटी की वजह से वो जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 8th पे, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, to give information of offenses, to bring offenders to justice और to protect the public health, safety और convenience। किसी भी तरह के पुराने जमाने में चौकीदार अपॉइंट होते थे, तो यहाँ काम क्या है कि प्रिवेंट ऑफेंसेस और इवन जो यही चीज है स्पेशली टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो ऐसा अगर इन्फॉर्मर भी कहीं अपॉइंट किया जाता है तो इन चीजों की रिगार्डिंग खासकर गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसा कोई है, ऐसा कोई ऑफिसर जिसकी ये सारी ड्यूटीज हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। 9th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड any property on behalf of government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of government or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। अब ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जो इकोनॉमी है बहुत बड़ा मॉनेटरी या फिनांस या मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है इकोनॉमी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्पेशली प्रॉपर्टी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट की बात हो रही है कि जहां गवर्नमेंट के लिए किसी भी ऐसी चीज को जो उसके अगेंस्ट जाएगा उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना है, या गवर्नमेंट के बिहाफ पर कहीं ऑथेंटिकेट करना है किसी भी चीज को लेकर के जहां भी उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें वहां भी वो ऑफिसर जो है वो पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही लंबा सा डेफिनेशन है, इसका एक वेग सेंस भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होता है कि पब्लिक ऑफिसर क्या है। जब होता है एक सामान्य सी बात होती है कि जज क्या होता है, तो एक ओवरऑल एक वेग इमेज भी होता है, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको बहुत ही क्लियर टर्म्स में डिफाइन किया गया कि किस तरह के लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। और इसलिए बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी लाइक चीजें स्वतः यहाँ पर जो है वो कवर हो जाती हैं, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो अपने आप में बहुत ही इंक्लूसिव टर्म्स हैं। जैसे आपका पिक्यूनरी इंटरेस्ट या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई कन्फाइनमेंट करने वाला और कन्फाइनमेंट को ऑथराइज करने वाला, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ब्रॉड कहीं ना कहीं ड्यूटीज के अगर व्यू पॉइंट से देखें या पावर के व्यू पॉइंट से देखें तो एक बहुत ही ब्रॉड पावर स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं होता है उस पर्टिकुलर ऑफिसर का या उस ऑफिस का। तो वो सारे लोग जो भी ऑफिस होल्डर्स होंगे वहां पर वो सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 10th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। तो ये भी सिमिलर है कि सर्वे के पर्पज से अगर कुछ ऐसा करना है, एक्सपेंड करना है, जो भी पावर्स हैं, तो वो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। 11th, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड
टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। तो ये भी जो चीज है, क्योंकि इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहली बात है डेमोक्रेसी की सबसे जो कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में उसको इंश्योर करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट प्रोसेस है इलेक्शन। तो जो इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जिस भी तरह के लोग हैं, जिस भी तरह की जरूरत वहां होती है, चाहे वो इलेक्ट्रल रोल का पब्लिकेशन है, उसको मेंटेन करने की बात है, उसको टाइमली रिवाइज करने की बात है कि नए लोगों को ऐड करना है या कुछ लोगों को वहां से हटाना है, वर नो मोर। तो ये सारी चीजें जो है इंसिडेंटल टू इलेक्शन और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस यू कैन से। तो वो सारे लोग जो यहाँ पर हैं, उस तरह के ऑफिसर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। 12th क्या है? एवरी पर्सन ए इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। ये अंत में एक रेजिडरी सॉर्ट ऑफ टच है इस डेफिनेशन का, क्योंकि कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी काम हो, कोई भी इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की सर्विस में है। यहाँ जो सारी चीजें, इससे पहले मैं बहुत सारी कैटेगरीज देखी, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन सारी कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज वो बहुत ही कह सकते हैं डेस्क्रिप्टिव कैटेगरीज थी, जहां पर हमने स्पेसिफिकली बहुत सारे टर्म्स, ऑफिसेज या ड्यूटीज, परफॉर्मेंसेज, फंक्शंस इनकी बात की। यहाँ पर किसी फंक्शन की एज सच बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कि वो किस तरह का ऑफिसर होगा, कोई प्राइमरी चीजें जो हम देखते हैं किसी भी फंक्शन में हो, कोई भी ड्यूटी हो, लेकिन अगर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। सो पब्लिक ड्यूटी के लिए अगर गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉय कर रही है, वो इज द एम्प्लॉयर। जो पे कर रहा है वही एम्प्लॉयर है, जिसकी सर्विस में है, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं सर्विस का मतलब, ऐसे आपने पढ़ा होगा एक खासकर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो यहाँ पर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट की बात, ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में अगर कोई भी है, गवर्नमेंट का सर्वेंट है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, वो उसका सर्वेंट है किसी भी तरह से, तो ये बहुत ही इंक्लूसिव टर्म है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट अगर उसको पे भी कर रही है तो कहीं ना कहीं इट वुड इंडिकेट, it would go a long way to suggest that he must be a public servant or servant of the government. So in case of he being paid by the government, he would be considered to be a पब्लिक सर्वेंट। तो ये एक बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अगर किसी में फॉल नहीं कर रहा है ऊपर तो वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। इसलिए अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो नॉर्मली यू कैन इनकाउंटर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कि बाकी सारी चीजों में कहीं वो फॉल नहीं कर रहा है और सिंपली इतना उस चीज में दिया गया कि ही इज बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस, तो आपकी इन्फरेंस क्या होगी कि मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट, यू हैव टू अर्न ऑन दैट साइड ओनली। तो ये बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इन द सर्विस, सेकंड बी भी कहता है कि इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी भी क्या है, लोकल गवर्नमेंट की बात आप करते हैं, तो लोकल अथॉरिटी जो भी है, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये तो निश्चित रूप से अब चेंज हो गया है, 1956 एक्ट अब नहीं है, 2013 एक्ट है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इंप्रेशन वही है। तो कोई भी, इवन गवर्नमेंट कंपनी किसको आप कहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की शेयर है, जैसे खास करके आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, और अगर कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के द्वारा, कोई पर्टिकुलर एक्ट है, जैसे कोई एक्ट ही उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, तो वो सारे जो मतलब वहां के जो सर्वेंट्स होंगे, उस पर्टिकुलर उसके जो एम्प्लॉइज होंगे, अगर वो लोकल अथॉरिटी या वो कॉरपोरेशन जिसको कि गवर्नमेंट ने किसी एक्ट द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टैब्लिश किया है, तो वो सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो ये जो दो, खासकर 12th की बात हम करें तो 12th बहुत ही
ट्वेल्थ बहुत ही इंक्लूसिव सा पार्ट है, अगर हम कहें कि पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग फॉल करेंगे। एक रेजिडरी कह सकते हैं कि जो प्रोविजन है इन दिस सेक्शन 12, क्योंकि जो लोग कहीं भी नहीं फॉल करेंगे वो सारे लोग यहाँ पर फॉल करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट की सर्विस में है, गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, या गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश कोई कॉरपोरेशन है, या लोकल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज जो हैं, लोकल गवर्नमेंट की जो भी कह सकते हैं आप, जो भी स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, जो डिफरेंट चीजें हैं जहाँ पे 3 टायर है, 2 टायर है, उसमें किसी भी ऑर्गन से अगर वो बिलोंग करता है, he is being paid or he is in service of that particular corporation, that particular local authority, in that case he would be considered to be a public servant। तो ये होगी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, इसके इलस्ट्रेशन भी देख लिया जाए तो बेहतर है। देखिए, a municipal commissioner is a public servant, तो बहुत ही ऑब्वियस सा है ये। एक्सप्लेनेशन 1, persons falling under any of the above description are public servants, whether appointed by the government or not। Any of the above description are public servants, whether appointed by the government or not। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं भी है, तो भी वो पब्लिक सर्वेंट होगा। अगर उस अथॉरिटी के तहत, जैसे मैंने कहा कि पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर रही है, हो सकता है पीएसयू की अपनी कह सकते हैं पीएसयू की ऑटोनॉमिटी है, और वो ऑटोनॉमस जो भी वहां पर उसका बोर्ड है या उसका मैनेजमेंट है, उस पीएसयू का मैनेजमेंट वो उसको अपॉइंट कर रहा है, उन सारे केसेस में वो पब्लिक सर्वेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2, वेदर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। तो ये बात है कि इंसिडेंटली अगर वो कुछ भी करता है, मतलब क्या, जब जहां भी पब्लिक सर्वेंट वर्ड जहां भी यूज हो रहा है, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। यानी अगर कोई कह रहे हैं कि लीगल डिफेक्ट है कोई, फॉर द टाइम बिंग कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन इफ in the capacity of public servant, if he is pretending to be a public servant, अगर वो कुछ भी करता है तो माना जाएगा कि वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं किया, यानी उसकी कैपेसिटी एक पब्लिक सर्वेंट की है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग हिज एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग यू कैन से एनीथिंग, देयर माइट बी समटाइम्स एक्चुअली देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग हिज कैपेसिटी टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं पर, कि हो सकता है किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम किया और बाद में एक्सक्यूज लेते वक्त वो कह रहा है कि नहीं उसके लिए उसकी कैपेसिटी नहीं थी, या गवर्नमेंट भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वाइकरियस लायबिलिटी की बात होगी, जहां हम कहेंगे कि अगर एजेंट, एक पब्लिक सर्वेंट क्या है, तो एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो अगर उस पब्लिक सर्वेंट ने कुछ ऐसा किया है और फाइनली if it is to be compensated by, it is to be restored by, it is to be rectified by the government, because public servant तो इंसान है, कुछ दिनों में हट जाएगा, ऑफिस तो परपेचुअल है कॉर्पोरेशन सोल की तरह, तो हो सकता है कि वहां कोई एक्सक्यूज ले ले, तो वो एक्सक्यूज ना लिया जाए, क्योंकि आम लोग तो यही समझ रहे हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट है। अब वेदर ही वाज एलिजिबल टू बी द डीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और नॉट, ये आम लोगों को इससे क्या मतलब है। तो ऐसे केसेस में कोई डिफेक्ट भी है अगर उसके रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इन होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस, तो इसके बियॉन्ड उसकी जो ड्यूटी है, जो भी उसने डिस्चार्ज किया है फंक्शन, वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह किया है, यही माना जाएगा। क्योंकि एक इंप्रेशन ऐसा है, आम लोग ये नहीं समझ सकते कि सच में ये गलत ढंग से यहाँ पर डिजिग्नेटेड है एज ए डीएम या सही ढंग से है। अगर अपॉइंटेड है
प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ही इज द डीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नोटिफाइड है, लोग जानते हैं, तो माना जाएगा कि वो वहाँ पब्लिक सर्वेंट या कोई भी ऑफिसर, वेदर इट बी लाइक कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्राम प्रधान के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो सकता है कि उसका इलेक्शन सही था या नहीं था, लेकिन अगर वो ग्राम प्रधान चुन लिया गया है, उसकी वोट टेकिंग हो गई है, सब जानते हैं कि एक ग्राम प्रधान है यहाँ का, उसने कोई अगर काम किया तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। हो सकता है कि 2 साल बाद मान लिया जाए कि उसका इलेक्शन ही गलत था या इलीगल था, कोई भी डिफेक्ट था उसके रिगार्डिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 3 की बात करें, the word election denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character. The method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। अगर कोई भी लॉ, अब इसमें है कि इलेक्शन को कौन डिफाइन करेगा, तो कोई भी लॉ अगर कह रहा है कि नहीं इसका इलेक्शन होना है, he is to be elected through that process only, he is not directly appointed by the government the way bureaucrats are appointed, तो अगर वो इलेक्शन से होना है, तो अगर वो पर्टिकुलर लॉ जो उसके अपॉइंटमेंट की बात करता है वो उसके रिगार्डिंग इलेक्शन टर्म यूज कर रहा है, तो माना जाएगा कि ये इलेक्शन ही है। तो बस इतनी सी बात है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही ध्यान रखना है, जो खास करके इंक्लूसिव क्लॉज है वो ये है 12th। अगर आप कहीं कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो 12th को बहुत ही इंक्लूसिवली रीड करके और इसी के बेसिस पर आप किसी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। अब जस्ट देखिए यहाँ पर जो स्टेट अमेंडमेंट्स हैं वो भी हैं, तो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टेट बहुत सारे पर्सन को अमेंड कर सकती है कि वहां पर कौन होगा नहीं होगा। आप जानते हैं कि बहुत जगह पर सीपीसी में भी ऐसी बहुत सारी प्रोविजंस हैं। तो अब आते हैं 22, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। अब के बाद जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहीं पर है। मूवेबल प्रॉपर्टी, wrongful gain, wrongful loss, खासकर डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव, इस तरह के जो डेफिनेशंस हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। The words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth and permanently fastened to anything which is attached to the earth। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं कि अभी बीएनएस की जब हम बात करेंगे तो बीएनएस में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को चेंज किया गया। इसमें क्या है कि अब नई चीजें, खास करके सॉफ्टवेयर वगैरह जैसी चीजें जो इंटेंजिबल चीजें हैं उसको भी शामिल किया गया है। पहले ये डेफिनेशन में शामिल नहीं था। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पर आप देखते हैं, खास करके जब हम कहते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, तो कॉर्पोरियल एक तरह से जो टेंजिबल है और कॉर्पोरियल उसका करीब करीब एक ही सेंस है कि नॉर्मल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब किसी स्पिरिचुअल चीज की बात नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं होगी, जो विजिबल नहीं है उसकी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर ये एक लिमिटेशन थी इस डेफिनेशन की। अब इस डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है और उसमें जो इस तरह की चीजें हैं, खास करके ड्यू टू इंटेलेक्चुअल, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आप बात करें, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको हमने अभी शामिल कर लिया है। तो पहले ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी, एक और बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या टीपीए पढ़ते हैं तो आप देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दो अलग अलग एक्ट्स में किसी एक चीज को अलग अलग ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। अब हमेशा देखते हैं जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप एक ही टर्म को अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे अगर स्टेट है तो डीपीएसपी में भी स्टेट डिफाइंड है और पार्ट 3 में भी स्टेट डिफाइंड है, तो अलग अलग जगह पर। तो यहाँ जिस पर्पज से, क्योंकि मूल प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेशली हमें क्राइम को, ऑफेंसेस को डिस्करेज करना है, तो उस पर्पज से मूल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया था। और इसको हम, हो सकता है कि इसमें एक सिमिलैरिटी हो, जो टीपीए की डेफिनेशन है और जो आईपीसी में मूल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, इसमें बहुत सिमिलैरिटी हो कंटेंट वाइज, और ओवरऑल कह सकते हैं कि इवन
जो वो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो रिलाई करना है डेफिनेशन, क्योंकि जब हम एफएसी की बात करेंगे, अगर हम खासकर थेफ्ट की बात करते हैं, थेफ्ट स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, उसी से रिलेट करता है। तो जब हम थेफ्ट की बात करेंगे और वहां मूवेबल प्रॉपर्टी टर्म इनकाउंटर करते हैं हम, तो हमें बिल्कुल यहाँ पर रिजॉर्ट करना है मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के लिए। लेकिन इसलिए अगर थेफ्ट की बात होगी और अगर आईपीसी में थेफ्ट की हम बात करें और अगर ऐसा कहा जाता है कि थेफ्ट इज कन्फाइंड टू मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, और कोई ऐसी चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी तो उसकी थेफ्ट भी नहीं मानी जा सकती। इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो यहाँ डेफिनेशन है वो अभी तक ऐसी ही थी, अब वो चेंज आ रहा है। वो अलग बात है कि जब बीएनएस 1 जुलाई से वो फोर्स में आ रहा है, आप जानते हैं, जैसा नोटिफाई किया गया, तो उसके बाद उस डेफिनेशन की हम बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन यही है कि इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फैशन्ड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। ऑलमोस्ट टीपीएम आप इसी तरह की डेफिनेशन देखते हैं, जो इससे थोड़ा सा डिविएट करता है। तो जो भी चीज है, लैंड इसमें नहीं आएगा। लैंड से जो लैंड से कोई भी चीज अगर परमानेंटली फैशन्ड है तो उससे भी जुड़ा हुआ है, तो वो चीज उससे अटैच्ड है, तो वैसे भी कोई भी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो ये है मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन पर। रॉन्गफुल गेन, wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। अगर legally entitled है तो भी अगर unlawful means से कर रहा है तो वो wrongful gain है। आप कह सकते हैं, हो सकता है कि वो entitled है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बताऊं आपको, तो पोजीशन और ऑनरशिप के बाद, अगर कोई पोजीशन में है, ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, किसी ऑनर ने अगर उस प्रॉपर्टी को उससे चुरा लिया, तो आप कहेंगे कि वो लीगली इंटाइटल्ड तो था क्योंकि वो ऑनर है, लेकिन उसने लॉफुल मीन से वो प्रॉपर्टी नहीं ली है, क्योंकि वो क्या है, चोरी है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है या इसको एक्सक्यूट नहीं कराया गया है, इस ऑर्डर को कोर्ट ने कहा कि नहीं ये ऑनर है और इसको प्रॉपर्टी फाइनली दे दिया जाए, या जो पजेसर है फॉर द टाइम बिंग उसको डिस्पोजेस किया जाए उस प्रॉपर्टी से। अगर ऐसा नहीं है तो वो रॉन्गफुल गेन ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल मीन्स से उसने प्रॉपर्टी को गेन किया है। और तो इस तरह की चीजें भी यहां आ सकती है कि रॉन्गफुल गेन है वो। Wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। यानी लीगली उसको इंटाइटल नहीं किया गया। वो हो सकता है कि ऑनर हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी की पोजीशन चूंकि दूसरे के पास है तो लीगली इंटाइटल नहीं है, और उसने अनलॉफुल मीन्स से उस प्रॉपर्टी को, अनलॉफुल मीन्स को इस्तेमाल करके उसने उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया है। तो इस केस में ये रॉन्गफुल गेन माना जाएगा, क्योंकि पोजीशन को हमने बहुत एस्टैब्लिश चीज मानी है। जब तक पोजीशन है कोई दूसरा उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। लेना भी है, अगर आप लीगली इंटाइटल भी हैं तो आपको कंसेंट लेना चाहिए उसका। एनीवेज, wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। यानी अगर कोई लीगली इंटाइटल्ड है किसी प्रॉपर्टी के लिए, अगर उसको आप अनलॉफुल मीन्स से कोई लॉस कॉज कर रहे हैं उसके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में या किसी भी तरह से, तो ये भी रॉन्गफुल लॉस कॉज करना है। अब देखिए उसके बाद एक और डेफिनेशन है अपेंडेड यहाँ पर, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग wrongfully। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। wrongfully गेन कर रहा है किसी भी चीज को, या wrongfully रख रहा है अपने पास, कि ऑलरेडी उसके पास है लेकिन wrongfully उसको वो रिटेन कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं उसने wrongfully उस चीज को पहली बार कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी
उस प्रॉपर्टी को लिया है, बल्कि अगर उसने किसी भी तरह से, हो सकता है कि राइटफुली उसने उस प्रॉपर्टी को उस पर्टिकुलर पर्सन से लिया हो, लेकिन रॉन्गफुली रिटेन कर रहा है, तो दोनों ही केस में ये गेन और जो लॉस है ये रॉन्गफुली होगा. पर्सन इज सेड टू लूज wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. किसी भी wrongfully अगर उसको दिया ही नहीं जा रहा है, किसी भी तरह से डिप्राइव किया जा रहा है, तो ये गेनिंग wrongfully और लूजिंग wrongfully माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो wrongful गेन या wrongful लॉस कॉज कर रहा है. One of the most important definition 24 dishonestly. मतलब डिसऑनेस्टली की बात करें तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो आप स्पेसिफिकली देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो ऑफेंसेस हैं उसमें डिसऑनेस्टली या डिसऑनेस्ट टर्म जो है वो बहुत यूज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, वहां पर बहुत ही प्रोमिनेंटली एम्फेसाइज किया गया उन सारे सेक्शंस में. अगर मैं खासकर बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जैसे थेफ्ट है, 378 की हम बात करें थेफ्ट. उसके बाद अब जस्ट इसके बाद एक दूसरा जो ऑफेंस है एक्सटॉर्शन की आप बात करें 383 की आप बात कर सकते हैं. उसके बाद आप 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की आप बात कर सकते हैं. क्रिमिनल 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आप कर सकते हैं. 403 में तो इवन जो टर्म यूज किया गया वो क्या है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन. अगर मैं इस सेक्शन को एक बार आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप. वन 45 आप देखेंगे जैसे अगर मैं बात करूं थेफ्ट की 378 तो 378 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस डेफिनेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की. डिसऑनेस्टली आप किसी प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट नहीं ले सकते किसी भी इंसान से जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो थेफ्ट है ये पोजीशन के अगेंस्ट होता है. इसमें ऑनरशिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ये कोई भी इंसान अगर किसी प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो राइट टू परचेस है, उसके अगेंस्ट अगर उसको डिप्राइव किया जा रहा है और दैट इज डन इवन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो वो थेफ्ट माना जाएगा. तो आप इस डेफिनेशन को देखिए कि डिसऑनेस्टली कितना इंपॉर्टेंट है. यहां पर जो मैंने खासकर जो 4 ऑफेंसेस बताए हैं उस सब में डिसऑनेस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ मिनट.
378, whoever intended to take dishonestly any property but the term is dishonestly, यानी अगर प्रॉपर्टी को किसी को डिस्पोजेस किया गया है, किसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया गया है, उसके जो भी राइट्स टू पजेस है उससे, तो उस केस में वो क्राइम, वो थेफ्ट नहीं होगा अगर वहां डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। तो डिसऑनेस्टली इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आप देखेंगे, खासकर 378 और इसके बाद हम अगर दूसरे ऑफेंस की बात करें तो अगर हम एक्सटॉर्शन में भी देखते हैं कि डिसऑनेस्टली, खासकर यहाँ पर भी अगर प्रॉपर्टी ली जाती है तो वहां पर डिसऑनेस्टली से क्वालिफाइड है वो इंटेंशन। जस्ट मिनट, एक्सटॉर्शन में भी आप देखेंगे, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly, फिर यहां पर dishonestly, thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने की जब बात आती है, ठीक है, फियर तक डिसऑनेस्टली कोई बात नहीं, वहां पर बस इंटेंशनली वहां पर यूज किया गया है। अब इंटेंशनली किसी को अगर आपने फियर में डाला है, बट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ही लेना है यहाँ पर, तभी वो एक्सटॉर्शन हो पाएगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। इसके बाद हम इस डेफिनेशन को भी देख लें, देखिए एक मिनट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग पे है ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन इवन देखिए जो 403 की जो हेडिंग है वो क्या है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो डिसऑनेस्टली इतना इंपॉर्टेंट टर्म है। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहाँ पे dishonestly सबसे important factor है। Again, next, criminal breach of trust। ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें भी देखिए, whoever being in any manner interested with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। तो यहाँ भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम खासकर इंटेंशन की बात करते हैं, मेंसरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये डिसऑनेस्टली सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिसऑनेस्टली उसे शो करना होगा कि वो डिसऑनेस्टली ये चीज होती है, तभी जो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम है वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। अदरवाइज जो सिर्फ एक्टस रेयर्स की बात है तो वो ऑफेंस नहीं होगा जब तक ये मेंटल एलिमेंट स्टैब्लिश नहीं होता है। तो जो मेंटल एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्राइम में, मेंसरिया, वो इस डिसऑनेस्टली से मैनिफेस्ट होता है इन सारे ऑफेंसेस में। इसलिए डिसऑनेस्टली को डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जनरल एक्सप्लेनेशन में वन ऑफ द मोस्ट जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि थ्रू आउट द आईपीसी स्पेशली मेनी ऑफ द ऑफेंसेस आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म। डिसऑनेस्टली हर जगह है।
तो dishonestly, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. अगर wrongfully कर रहे हैं और सबसे पहले wrongful gain और loss कैसे डिफाइन किया गया कि unlawful means, और साथ में अगर legal entitlement वहां पर है, तो कि अगर लीगली इंटाइटल्ड है कोई इंसान और उस इंसान को आप कहीं ना कहीं अनलॉफुल मीन्स से डिप्राइव कर रहे हैं, किसी गेन से या कोई लॉस कॉज कर रहे हैं, तो उस केस में वो एक्ट जो है वो डिसऑनेस्ट एक्ट माना जाएगा। कि डिसऑनेस्टली को इसी तरह डिफाइन किया गया है कि जो भी है, whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। अगर इस पर्पस से किया जा रहा है कोई भी काम, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल, खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए, किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए और किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए, तो उस केस में वो जो एक्ट है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया गया मान लिया जाएगा। अब आते हैं फ्रॉडुलेंटली। तो डिसऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने देख लिया कि इतने सारे ऑफेंसेस खास करके वो रिलाई करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म पर, उसके एसेंस पर, कि जो भी चीज है, जो भी एक्ट है, जो भी कमिट किया गया है वो डिसऑनेस्टली कमिट किया गया है, तभी वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फ्रॉडुलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. यानी अगर डिफ्रॉड करने के लिए और फ्रॉडुलेंटली किया जा रहा है कोई काम, तभी वो फ्रॉडुलेंटली माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यानी पर्पस इसमें इन्वॉल्व है, मीन्स एज वेल एज पर्पस। जैसे वहां हमने देखा कि अनलॉफुल मीन्स की भी बात हो रही है और लीगल इंटाइटलमेंट की भी बात हो रही है। अगर कोई लीगली इंटाइटल्ड है और फिर भी उसको आपने अनलॉफुल मीन्स से उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज किया है उसको, तो वो उसको लॉस कॉज किया है तो वो रॉन्गफुल लॉस होगा या रॉन्गफुल गेन होगा। अगर आपने खुद को गेन या किसी और को गेन कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गेन कॉज किया है, तो उस केस में वो, यहां भी वही चीज है कि जो मीन्स है और जो एंड है दोनों को कंसीडर किया जा रहा है डेफिनेशन में, कि इंटेंट टू डिफ्रॉड भी होना चाहिए बट नॉट, यानी fraudulently do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud। अगर इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि उसको डिफ्रॉड किया जाएगा, तो ये जो काम है वो माना जाएगा कि फ्रॉडुलेंटली किया गया है। उसके बाद हम आते हैं रीजन टू बिलीव पर। रीजन टू बिलीव। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो इतने सारे डेफिनेशंस हैं इसमें खासकर ये तीन डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत एक साथ हैं। 23 रॉन्गफुल गेन है, उसी के साथ रॉन्गफुल लॉस, यानी रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ये तीन चीजें एक ही जगह डिफाइन की गई हैं 23 में। और उसके बाद डिसऑनेस्टली, देन फ्रॉडुलेंटली। 26 है रीजन टू believe। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। अब reason to believe का मतलब sufficient cause means basis, कोई भी basis है कि आप उसको
आपके पास रीजन है बिलीव करने का। ऐसा नहीं कह सकते कि बिलीव तो किसी न किसी वजह से ही आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उससे पहले आपने कुछ देखा है, उस तरह की बहुत सारी चीजें, आप उस तरह की हैपनिंग्स जो हैं बहुत ही कॉमन हैं या बहुत ही प्रिवेलेंट है, वो एक कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में इतनी कॉमन चीज है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते थे उसको, यानी ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। तो रीजन टू बिलीव, तो ऐसी कोई भी चीज अगर इंडिकेट करती है कि ऐसा होना, आपके पास एक रीजन देता है बिलीव करने का, तो माना जाएगा कि आपके पास वो रीजन टू बिलीव था और आप ऐसा जानते हुए आपने कोई काम किया है। कि अब जैसे अगर कहूं कि अब एक सिंपल सी बात है कि अगर अब डेथ कॉज करने की बात है, तो किसी को भी पता है कि हाँ कोई जो खासकर जो वेपन्स हैं, खास करके डेडली वेपन्स, वो किस तरह के वेपन्स डेडली हैं, या कहाँ कह सकते हैं कौन किस तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो वाइटल्स माने जाते हैं, कि अगर उस ऑर्गन को डैमेज किया जाए तो कहीं ना कहीं डेथ कॉज हो सकता है। ये आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। तो पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो बहुत सारे, तो क्या कॉजेज हैं बिलीव करने के, कि आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आमतौर पर जैसे आप डेवलप हुए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, माना जाता है कि ये कॉमन चीजें सारे लोग समझते हैं, और यही तो एक बेसिस है कि आप कहते हैं कि कोई नहीं समझ रहा है। अगर इंसैनिटी है तो ही डजंट नो, he doesn't have reason because he doesn't have capacity to reason, that's why he can't be considered to have even reason to believe, because he can't reason well, he is deprived of the capacity to reason. So reason to believe भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन टू बिलीव बहुत जगह इस तरह से यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मर्डर में बिल्कुल ऐसा डिफाइन किया गया है कि रीजन टू बिलीव लिखकर नहीं। अगर आप कॉज करते इंटेंशनली, अब देखिए कल्पल होमिसाइड की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा नहीं कि रीजन टू बिलीव यूज किया गया, लेकिन बहुत सारे अदर जो डेफिनेशन हैं उसमें यूज किया गया। लेकिन ये जो डेफिनेशन है रीजन टू बिलीव, ये वहां भी कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली वहां भी मौजूद है, क्योंकि आप अगर जनरल पार्लेंस में कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा एक्ट है जिसके बहुत ही कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस एक्ट को जानते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस को भी जानते हैं, और इसलिए अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे वो कॉन्सिक्वेंस फॉलो होता है, तो माना जाएगा कि आपके पास रीजन टू बिलीव था कि ऐसा होगा, एंड देन automatically you will be considered, or your that particular consequence can be attributed to your act. तो एट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है कि ये रीजन टू बिलीव हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। इसलिए, और जो पूरा क्रिमिनल लॉ है वो एट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, इंटेंशन है, उसी के बेसिस पर लायबिलिटी इंश्योर की जाती है, किसी को लायबल ठहराया जाता है। तो रीजन टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। कि ऐसा है कि इतने सारे कॉजेज हैं कि यही बिलीव करना है, ना कि कुछ और बिलीव करना है, क्योंकि नॉर्मली उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वैसा ही फॉलो होता है। अगर कुछ एक कॉज वहां पर है तो उसका इफेक्ट भी कुछ होगा, ये सबको मालूम है। वो इफेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैरी करेगा, बल्कि नॉर्मली वो इफेक्ट नॉर्मली फॉलो करता है। इसलिए रीजन टू बिलीव को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो वहां कॉजेस होने चाहिए बिलीव करने की। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं कहीं कहीं, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ अ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, क्योंकि ये एजेंसी की बात है यहाँ एक तरह से, क्योंकि कह सकते हैं कि क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। अब किसी अलग अलग कैपेसिटी से वाइफ भी किसी पर्टिकुलर पर्पज से एजेंट मानी जा सकती है, सर्वेंट तो नॉर्मली एजेंट माना ही जाता है। सर्वेंट और क्लर्क अगर उस कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो कोई भी वैल्यूएबल, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज उस पर्टिकुलर एजेंट के पास है, तो वाइकरियसली, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है लॉ में कि माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर का एक कॉन्सेप्ट भी है
और जो एजेंट करता है माना जाता है कि अल्टीमेटली इट कैन बी इम्प्यूटेड टू द प्रिंसिपल। सिमिलरली जो प्रिंसिपल का है थ्रू एजेंट, चूंकि बहुत सारे काम करने हैं, तो इफ एजेंट इज हैविंग द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो माना जाएगा कि वो जो प्रिंसिपल है उसी के पोजीशन में है कंस्ट्रक्टिवली। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। क्योंकि ये जो एजेंसी होती है ये टेम्पररी भी हो सकती है और एक सब्सटैंशियल पीरियड के भी हो सकता है। टेम्पररी तो नहीं कहना चाहिए, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है और सब्सटैंशियली लॉन्गर पीरियड के भी हो सकता है। तो इफ अगर वो एजेंसी एग्जिस्ट कर इवन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो माना जाएगा कि अगर उस क्लर्क या सर्वेंट के पोजीशन में कोई चीज है तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल के पोजीशन में है। काउंटरफीट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि काउंटरफीटिंग ऑफ क्वाइन, स्पेशली जब हम स्पेशली जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है उसमें मैंने जब हम लोग उस चैप्टर को देख रहे थे तब हमने इसकी चर्चा की थी। तो काउंटरफीट, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अब यहां भी इंपॉर्टेंट है कि डिसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर। कि उसको पता है जो काउंटरफीट कर रहा है उसका पर्पस क्या है। कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस, यानी सिर्फ अगर ऐसा हो रहा है तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस, अब ये अलग बात है कि ये इन्फर किया जाएगा कोई भी किसी चीज को क्यों ऐसा कर रहा है, काउंटरफीटिंग क्यों करेगा, या कोई भी उसकी कॉपी क्यों बना रहा है। अब कोई अगर करेंसी की आप कह सकते हैं कि उसकी डुप्लीकेसी कर रहा है तो क्या पर्पस हो सकता है, ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं कर रहा है। तो कुछ चीजें इम्प्लिसिट भी होती हैं, तो ये कहीं कहीं ये जो प्रैक्टिस डिसेप्शन की बात है ये इम्प्लिसिट है, क्योंकि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जहां आप जानते हैं कि मेंसरिया रिक्वायर्ड नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात होती है। अगर मेंसरिया को प्रूव करने के पीछे लग जाए तो पता चला कि एक भी क्राइम ऐसा प्रूव नहीं हो पाएगा। उस तरह के जो क्राइम्स हैं अपने में उस वैसा कुछ करना ही जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और उसको हमने ऑफेंस करार दिया है। तो यहां पर फिर भी जो डेफिनेशन है उसमें है कि काउंटरफीटिंग जो है वहां कहीं ना कहीं डिसेप्शन के पर्पस से किया जा रहा है और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। तो अगर हम ये कहें कि रिसेम्बलेंस अगर प्रैक्टिस डिसेप्शन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा है तो ये जो टर्म है नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। अब किसी ने अगर कॉइन को काउंटरफीट किया है, स्टैंप को कहीं ना कहीं उसकी डुप्लीकेसी की है, तो स्वाभाविक अगर किसी के हाथ आएगा तो वो डिसेप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, किसी को डिसीव कर सकता है या डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसलिए काउंटरफीट को इस तरह से डिफाइन किया गया। यहाँ पर ये जो चीज है, खास करके ये जो फ्रेज है कि नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काउंटरफीटिंग में आप इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो लाइकलीहुड ऑफ डिसेप्शन है ये कम से कम एक जो काउंटरफीटर है वो जान रहा है, तभी वो काउंटरफीट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। हाँ, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मीन्स हैं, टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी कह सकते हैं कि सॉफिस्टिकेटेड वे ऑफ नॉलेज वो यूज कर रहा है, स्किल यूज कर रहा है किसी भी चीज को काउंटरफिट करने में, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो। काउंटरफिटिंग का मतलब है कि एक जो मेजर कह सकते हैं कि मेजरली ये कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगा। तो रिजेंबलेंस और आइडेंटिसिटी दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो उसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं इसको समझने में कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट इमिटेशन हो, वो एग्जैक्टिट्यूड नहीं है तो भी माना जाएगा कि काउंटरफीट किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन 2, व्हेन अ पर्सन causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby,
इट शैल बी प्रिज्यूम। अब यहाँ ये चीज और क्लियर है एक्सप्लेनेशन 2 में कि अब कोई इंसान इतना माइन्यूटली नहीं देखता, वेदर इट बी नोट और एनी अदर थिंग, इवन समटाइम्स यू आर आस्क्ड of a particular aspect of note may be printed on it and you seem to be in oblivion, आपको पता नहीं होता है कि अरे हाँ सच में ऐसा कुछ है नोट पर। कितने डिजिट का अगर पूछ लिया जाए कि नोट का नंबर होता है तो बहुत सारे लोग नहीं बता सकते हैं, तो हो सकता है एक डिजिट कम ही हो, इतनी एग्जैक्टिट्यूड वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो काउंटरफिटिंग है, क्योंकि मोस्टली वो इस तरह का बनाया गया है कि एक नॉर्मल इंप्रेशन पर कोई इंसान उसको मान लेगा कि अरे नहीं ये तो जेन्युइन करेंसी है। तो resemblance another thing, and the resemblance is such that person might be deceived thereby। यानी जरूरी नहीं कि बहुत ही रीजनेबल केयर एक्सरसाइज कर रहा है सामने वाले, तो वो जानता नहीं और रीजनेबल केयर भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इट कैन बी पास ऑन, so it can be passed on, in that case it would be amounting to counterfeiting। It shall be presumed until the contrary proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रफिट कर रहा है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ या तो उसको खुद ही डिसीव करना है किसी को, या वो जानता है कि डिसेप्शन एक लाइकलीहुड है इस कॉन्ट्रफिटिंग एक्सरसाइज का, कि अगर वो कॉन्ट्रफिट कर रहा है किसी कॉइन को या किसी स्टैम्प को, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई किसी के हाथ में वो चीज आती है तो वो किसी और को डिसीव कर सकता है। तो आज हम लोग इतना ही डेफिनेशन करते हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।